गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की जो पहली पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसका प्रथम प्रश्न पत्र हल करने की कोशिश करेंगे। 2003 में हुआ था। तो शुरुआत करते हैं। कोशिश करूँगा कि 100 प्रश्न आते थे तो वो सभी पूरे हो जाए, नहीं तो आधा आधा हम इसको कर लेंगे 2 भाग में। और इसमें जो पुस्तक है मेरे पास, इस पुस्तक में उसका पूरा साथ में हल दिया हुआ है, इसलिए तुरंत व्याख्या करते हुए हम उनकी चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है। पहला है प्रश्न, मलिन बस्तियों में रहने वालों की जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम कहाँ पर है। ये चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई। ठीक है। तो ये तब था 2003 का। तो 2001 की गणना के अनुसार मुंबई में सबसे ज़्यादा थे। ठीक है। कुल शहरी आबादी का 22.5% स्लम आबादी में रह रहा था। ठीक है। इसके बाद और यदि हम राज्यों में बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में स्लम आबादी जो है वो 48.88% इसमें है। ठीक है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 2001 की गणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा था। तो उस समय बिहार था। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता बिहार की थी। आज भी यानी कि 2011 में भी न्यूनतम साक्षरता बिहार की थी। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर रहा है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर चौथा प्रश्न है, गरीबी की रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम कहाँ पर है। तो किसमें है, ये देखिए, गरीबी की रेखा उस समय उड़ीसा में था, लेकिन उड़ीसा ने बहुत विकास किया है, अब काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। उड़ीसा में गरीबी से रेखा के नीचे 47.15, बिहार में 42.6% थे। इसके बाद 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल की जनसंख्या कितनी है। और तब उत्तराखंड बना था तो इसकी अनुमानित जनसंख्या निकाली गई थी। ठीक है। तो उस समय अनुमानित जनसंख्या मतलब कितना, इसका जो वो है वो पूरा उनको निकालिएगा तो लगभग उस समय 85 लाख थी। ठीक है। तो अब 1 करोड़ से ऊपर है जनसंख्या। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी। अब देख लीजिए, जनसंख्या के आधार पर सिर्फ इसका करवाने का मकसद ये है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आना चाहिए। अब इसमें है कितने प्रतिशत है शहरी तो शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। वैसे उस समय 27.5 था, आज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। नवीनतम जनगणना के अनुसार लिंगानुपाति महिला उस समय पूरे भारत के लिए बात कर रहा है तो 933। इस समय कितना है, ठीक है, बताइए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पिछली दशक में वार्षिक घातांकी वृद्धि दर क्या थी। तो घातांकी वृद्धि दर, ठीक है, यानी कि 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 2.5, 2.2, 1.9, 1.5, तो 1.9 थी। ठीक है, लगभग 1.93% के करीब थी। 9वां प्रश्न है, पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस जनपद का क्रम नीचे हो गया है। अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल या पौड़ी। तो अल्मोड़ा जो है वो क्या चीज़ हो गया है, 91 से एक बोलते हैं 91 में 5वें स्थान पर था और अब 1 में 6वें स्थान पर हो गया है, यानी कि इसका मतलब है नीचे चला गया। बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों को अपनी इच्छा से न आने के कुछ कारण हैं। कौन से? लड़कों की इच्छा, शिशु मृत्यु की ऊंची दर, समझदारी की कमी, अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां। इसमें कौन कौन सा सही है? देखिए, ये सब सही है। जिनके घर में लड़के नहीं हैं वो लड़के की इच्छा रखते हैं। मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी, समझदारी लोगों में कम थी और काफ़ी ज़्यादा, यानी जो गरीब परिवार थे
उनकी आर्थिक मजबूरियाँ थी, वो जब समझते थे जितने लोग होंगे उतने क्या हो जाएगा, हाथ होंगे उतने ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो सभी जो है इनका इसके सभी कारण है। अगला प्रश्न है, ग्लोबीय तापवृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक पर विचार कीजिए। एनवायरनमेंट का प्रश्न है ये, और ये मत समझिएगा कि ये तब था अब क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल अब भी पूछा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। बिल्कुल होगी। ग्लोबीय तापवृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ जाना संभावित है। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक यानी 2044 तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सभी हैं, सही हैं। ठीक है, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ उसके बाद प्रयास हुए हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ यानी कि प्रयास किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो इसमें मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो जो मोटर वाहनों से निकलती है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य है कि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनका वो शोषण कर लेना। ठीक है, उन्हें नीचे ना आने देना, जिससे कि बहुत ज़्यादा फायदा होता है पृथ्वी को। उत्तरांचल की निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार कौन सी है? सतोपंथ झील, ये त्रिभुजाकार है। नौकुचिया 9 कोने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 15वां, उत्तराखंड के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और दोबारा पूछा जा सकता है। भाबर, शिवालिक, तराई और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाबर में नहीं पाए जाते हैं बल्कि तराई में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये इसका पूरा का पूरा क्या किया गया, चित्र दिखा करके यानी कि बनाया हुआ है। इधर यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र से क्या होते हैं, ये नदी आती है बहती हुई, इधर की तरफ तराई हो जाता है और यहाँ पर ये यानी कि स्रोत पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रपुर और रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रपुर नहीं है। रुद्रपुर किसका है? ऊधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर है। फिर इसके बाद है ऊपरी गंगा नहर का उद्गम कहाँ से है? तो हरिद्वार से है ऊपरी गंगा नहर, क्योंकि गंगा नहर यहाँ कहीं से नहीं निकलती, कालागढ़ से तो निकलती है लेकिन ये टिहरी से नहीं निकलती और कर्णप्रयाग से नहीं निकलती। उत्तरांचल के जनपदों में से निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? पौड़ी नहीं, उत्तरकाशी नहीं, पिथौरागढ़ हाँ, पिथौरागढ़ लगा हुआ है। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है किसकी? गंगा की। गंगा और कोसी, शारदा की, रामगंगा की, कोई नहीं। तो अब देखिए ये कोसी नदी कहाँ बहती है? ये बहती है कुमायूं में, तो इनमें से किसी में होगी, तो रामगंगा की है ये। ठीक है, नेपाल से निकल कर बिहार से होते हुए गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, और यानी कि एक उत्तरांचल की कोसी नदी रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो कोसी नदी उत्तरांचल की कोसी नदी की बात कर रहा है, जो वो नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी है वो अलग नदी है। इसके बाद है अगला 21वां प्रश्न, उत्तरांचल के निर्माण में कौन सा जुड़ा यानी कि किया जा रहा टिहरी बांध? अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा और भिलंगना, सॉरी भागीरथी और भिलंगना पर है, आप लोग जानते हैं। तो टिहरी बांध भागीरथी भिलंगना पर है। निम्नलिखित में से कौन देहरादून जनपद में सर्वाधिक संख्या में है? देहरादून जनपद में भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, थारू। यहाँ पर जौनसार बाबर का क्षेत्र है ना, तो जौनसारी सर्वाधिक क्षेत्र यानी कि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद जौनसारी जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? उत्तराखंड का सबसे यानी ऊंचा पूछ रहा है, बद्रीनाथ, कामेत, केदारनाथ या नंदा देवी। तो जाते हैं आप लोग, नंदा देवी है। पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं आता है?
कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, विश्वनाथ, तुंगनाथ। विश्वनाथ नहीं आते ना, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। वो पंच केदार में नहीं आता है। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। अब ये उत्तराखंड से बाहर निकल गए। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तो किस बना? नागार्जुन कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, लुधियाना रावी नदी किनारे, जबलपुर नर्मदा किनारे और सूरत तापी नदी किनारे। ठीक है। तो यहाँ पर जो लुधियाना है वो रावी नदी के किनारे नहीं है, बल्कि ये सतलज नदी किनारे है। बाकी ये सब जो है यानी कि वो हैं सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? असम की यानी राजधानियाँ पूछ रहा है। असम, शिलांग, मेघालय, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, गुवाहाटी। ठीक है। असम की दिसपुर, मेघालय की शिलांग, ठीक है, मिजोरम के आइजोल, नागालैंड की कोहिमा। तो इसमें ये वाला सुमेलित है। ठीक है, दिया हुआ है असम की दिसपुर, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा। 28वां प्रश्न है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शेरपा नेपाल, थारू उत्तरांचल, टोडा दक्षिण भारत और जुलू उड़ीसा। तो इसमें जुलू उड़ीसा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। जुलू जो है वो दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जानते हैं कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यह जो है एक द्वीप है जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 50 किलोमीटर लंबा सघन वनस्पतियों से क्या हुआ है? ये ढका हुआ, यानी कि वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, कनाडा। जानते हैं ब्राज़ील, अमेजन, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जब एक दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव पर? नहीं, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर? भूमध्य रेखा पर, तभी तो दिन रात बराबर होंगे। इसके बाद आगे कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से एक का जल सबसे अधिक खारा है। किसका? मृत सागर का। ठीक है, लाल सागर नहीं, इसका जो है यानी कि मृत सागर का है। इसका उत्तर आपका सही मृत सागर होगा। ठीक है, ये यानी कि तुर्की की जो वान झील है, वैसे तो सबसे ज़्यादा खारा है तो वान झील का, ये तुर्की की है, लेकिन इसमें तुर्की न होकर मृत सागर है। इसका 330 ppm, इसका 238 ppm है। बाल्टिक का 2 ppm से 8 ppm और काला का इतना 17 ppm, लाल सागर का 36 से लेकर के 41 ppm है। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछे जाते थे। तो पहला कहाँ स्थापित हुआ था? ब्रिटेन में स्थापित हुआ था। ठीक है, पहला परमाणु बिजली घर की बात कर रहा है। तो यानी कि पहला परमाणु परीक्षण वो अमेरिका ने किया था, लेकिन परमाणु बिजली घर ब्रिटेन ने में स्थापित किया गया था। इग्नाइटेड माइंड्स, बिल्कुल आपको पता है APJ अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न है 35वां, उत्तरांचल के किस लेखक को 2002 का व्यास सम्मान मिला था? तो ये पूछा जाता है। तो उस समय मिला था रमेश चंद्र शाह को। 11 सितंबर 2001 के पश्चात ओसामा बिन लादेन द्वारा जारी अधिकतर वक्तव्य मूलतः जिस टीवी चैनल पर प्रसारित किए जाते थे वो कौन सा है? ठीक है, वो कतर का है। ठीक है, कतर में प्रसारित होते थे उस समय। अल जजीरा उस टीवी चैनल का नाम था। विश्व सुंदरी अनुबंधित बाध्यताओं का अनुपालन न करने के कारण पदच्युत की गई है, वो कौन सी है? इंग्लैंड की, ग्रीस की, पनामा की या रूस की? ठीक है, तो रूस की है। इन्हें जो है यानी कि जो उनका अनुबंध होता है विश्व सुंदरी बनने के बाद, वो इन्होंने क्या किया है? पालन नहीं किया था, तो इनको वो कर दिया गया था। उसके लिए बहुत यानी कि समस्या होती है। और समस्या क्या होती है? वैसे वो बनते ही उसी लिए हैं, वो तो उनके लिए फोटो छाप होता है, हो गया। जो विश्व सुंदरी होती हैं या ब्रह्मांड सुंदरी, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की वो जो प्रचार प्रसार होता है उन्हीं के लिए बनाई जाती हैं और कुछ नहीं हो।
पत्थरों में तराशी विश्व की विशालतम यानी कि बुद्ध की प्रतिमाएं, जिसे तालिबान ने 2001 में नष्ट कर दिया। अफगानिस्तान में कहाँ पर स्थित थी? तो बामियान में। बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी वो बामियान में थी, और वहाँ उन लोगों ने क्या किया था, बारूद भर भर के और उनको यानी कि उड़ा दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? पारिस्थितिकी पर्यटन का। हाल ही में यूएसए के एनरॉन के शीघ्र ध्वंस का मुख्य कारण क्या था? तो इसका यानी कि मुख्य कारण था लेखा प्रक्रिया में धोखाधड़ी और राजनीतिज्ञों के साथ साठगांठ, ये था इसका। फिर है अब्बा, भगवान का हमें एक श्रेष्ठतम उपहार। अच्छा, ये पुस्तक संबंधित है, ठीक है, अमजद अली, बिस्मिल्लाह खां से, हाफिज अली से या नौशाद अली से? ये अमजद अली से है, ठीक है। तो अमजद अली जो है वो अमजद अली से यानी कि संबंधित है, इनके विषय में ये लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तो ये अमजद अली खां से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके योगदान के लिए मिला था? अर्थशास्त्र के लिए। और कौन सा? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। 2001 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो जीता था वीएस नायपाल। ये सब भारतीय थे, इसलिए तो पूछा गया था। अक्षरधाम पर आतंकी हमला कब हुआ था? उस समय हुआ था 24 सितंबर 2002 को। 2002 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ये थे संदीप पांडे। इसमें मिलान करना है, किताबें हैं और उनके लेखक हैं। हाफ लाइफ, वर्शिपिंग फॉल्स गाइड्स, अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान मिला दीजिए सीधा सीधा एपीजे अब्दुल कलाम। तो ए का सी का 4 हो गया, ठीक है। तो सी का 4, ये इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। जीत आपकी शिव खेड़ा, बहुत लोग पढ़ते थे इसको। जीत आपकी शिव खेड़ा, डी का 2 था, तो ये वाला हो जाएगा सी वाला। यानी कि हाफ ए लाइफ फिर किसकी हो जाएगी? वीएस नायपाल की हो जाएगी। और वर्शिपिंग फॉल्स गाइड ये हो जाएगी अरुण शौरी की, ठीक है। इसके बाद है वाल्को को दीर्घ विवाद घेरों में हाल ही में गृहीत किया गया, ठीक है। हिंडाल्को इस्पात के द्वारा या रिलायंस के द्वारा या स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज के द्वारा? तो वाल्को के स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज ने क्या किया था? उसे गृहीत किया गया था। इस बार पक्का है कि जो एयर इंडिया है उसके विषय में पूछेगा, किसने अधिग्रहित किया है। ये भी पूछ सकता है कितने में। निम्नलिखित में से हवाई जहाज़ों में से कौन से एक 27 सितंबर 2002 को पुणे NHAL द्वारा निर्माण लाइसेंस सहित भारतीय वायुसेना में प्रवेशित किया गया? MiG-29, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और HF-24। सुखोई 30 MKI ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो रूस जो भी भारत यानी कि भारत को भेजता नहीं है अस्त्र, ठीक है, वो भारत में ही निर्माण करता है, जैसे सुखोई। और इसी तरह से उसका और भी एक है, वो है ब्रह्मोस। तो वो मिसाइल है, वो क्या करता है, यहाँ पर खुद निर्माण करता है भारत में, और भारत निर्माण करके यूज़ करता है और उसे बेचता है। चलिए अगला प्रश्न था, एलजी कप 2002 फुटबॉल का था, ठीक है, किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। तब विश्व कप क्रिकेट 2003 का शुभंकर क्या था? ठीक है, तो इसका क्या था? डेजरर। कमेंट करके मुझे बताइए 2003 का यानी कि कहाँ हुआ था, और आने वाला यानी 2024 का कहाँ पर होगा? 2024 में होगा या 2022 में? बुसान में हुए एशियाई गेम्स 2002 के आयोजन की क्रम संख्या कौन थी? नहीं, अब ये उसने क्रम संख्या पूछ लिया है, कौन सा यानी कि था, तो कौन सा उस समय था? 14वां। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 के विजेता का नाम क्या था? भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से। 2000 सब ये अब करंट के क्वेश्चन है। 2002 का राजीव खेल रत्न पुरस्कार किससे संबंध यानी कि वो था उस समय? अभिनव बिंद्रा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तब क्या जीता था? अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। शताब्दी का विजन इंडियन क्रिकेटर किसे माना गया है? तो इसमें माना गया है कपिल देव का। हाल ही में भारत की अंजलि वेद पाठक विश्व के नंबर 1 ख्याति अर्जित की है, तो ये किस में इन्होंने अर्जित की है? 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में।
बुसान में एशियन गेम्स के स्नूकर खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी थी? ठीक है, यासीन मर्चेंट और रफ़त हबीब। ये अभी भी इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है और क्वेश्चन कई बार इनसे पूछ लेता है। कह रहा है इसमें फुटबॉल खिलाड़ी का नाम है और देश है, यानी वो करिए। ठीक है, तो इसमें डेविड बेकम, आप लोग क्या चीज़ करेंगे, बिल्कुल ये याद होगा आपको, डेविड बेकम इंग्लैंड से थे। ठीक है, फिर इसके बाद है फिगो, पुर्तगाल से थे, वतिस्ता अर्जेंटीना से थे, और जेडानी जो है ये फ्रांस से थे। तो इसका हो जाएगा 4-4-2-3-1। ठीक है, आपका ही उत्तर हो जाएगा 4-2-3-1। अब अगला है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? बछेंद्री पाल, ठीक है, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जया क्षेत्री, संतोष यादव। आपको पता है संतोष यादव बीएसएफ में है ये। फिर अब देखिए, ये आगे जितने प्रश्न हैं ये उससे संबंधित है। आपके इसमें पहले यही होता था, दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होता था, इसलिए ये रीजनिंग के प्रश्न सब इसी में आ जाते थे। ठीक है, इसमें ओके स्टूडेंट्स, और अब हम यहीं पर इसके यानी समाप्त करते हैं आज का। कल आपको इसका सेकेंड पार्ट और पूरा पार्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, और ग्रुप में शेयर करने के बाद जिससे कि जो लोग ज़रूरतमंद हों और हम लोगों के साथ मिल करके और वो क्या कर सकें, पढ़ाई कर सकें। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे 59 से, और 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी हमने लगभग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब इसके बाद यानी कि कल इनको मैं कुछ यानी सॉल्विंग भी इसकी हल्की फुल्की बता दूंगा आप लोगों को, और आप लोग जो है इसमें इसके साथ साथ और जो बाकी प्रश्न हैं उनको कर लेंगे। ओके, देन टेक केयर, पढ़ाई कीजिए अच्छी तरह से, और ऑल द बेस्ट।